नमस्कार दोस्तों, आप सभी का शुभम पांडे स्टडी पॉइंट सेंटर में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे प्राचीन भारत का इतिहास। क्या पढ़ेंगे? प्राचीन भारत का इतिहास। तो प्राचीन भारत के इतिहास को तीन भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया? तीन भागों में। पहला है प्राग ऐतिहासिक काल, दूसरा है आद्य ऐतिहासिक काल और तीसरा है ऐतिहासिक काल। ठीक, तो प्राग ऐतिहासिक काल क्या होता है? प्राग ऐतिहासिक काल क्या होता है? जिस काल से हमें अवशेष प्राप्त हुए हैं। क्या प्राप्त हुए हैं? जिस काल से सिर्फ हमको अवशेष प्राप्त हुए हैं, अर्थात जिस काल से हमको कोई लिखित जानकारी या लिखित साक्ष्य नहीं मिला है। जिस काल से सिर्फ हमको अवशेष प्राप्त हुए हैं, अर्थात जिस काल से हमको कोई लिखित जानकारी या लिखित साक्ष्य नहीं प्राप्त हुआ है, उसे हम लोग कहते हैं क्या? प्राग ऐतिहासिक काल कहते हैं। जिस काल से ठीक कोई लिखित जानकारी, कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिला है, उसे क्या कहते हैं? प्राग ऐतिहासिक काल कहते हैं। ठीक, तो जैसे पाषाण काल, जैसे क्या? पाषाण काल। आगे आद्य ऐतिहासिक काल। ये क्या होता है? जिस काल से हमें लिखित जानकारी प्राप्त हुआ, जिस काल से हमें लिखित जानकारी तो प्राप्त हुई, लेकिन उसे पढ़ नहीं पाए, हम उसे पढ़ नहीं सके, उसे हम लोग पढ़ने में सक्षम नहीं हुए। क्यों? जो इनकी लिपियां थी, जो इनकी भाषाएं थी, खरोशी लिपि थी, मार क्या क्या लिपि थी, उन लिपि हम लोग पढ़ नहीं पाए। तो इस काल से हमको लिखित जानकारी तो मिली, लेकिन उसे पढ़ने में सक्षम नहीं हो सके। उसे हम लोग क्या कहते हैं? आद्य ऐतिहासिक काल। जैसे हड़प्पा सभ्यता। क्या? जैसे हड़प्पा सभ्यता, विस्तार से पढ़ेंगे। ठीक, आगे क्या है? ऐतिहासिक काल। क्या? ऐतिहासिक काल। तो जिस काल से हमको लिखित साक्ष्य मिला, लिखित जानकारी मिला और उस जानकारी को हम पढ़ने में सक्षम हो सके। जिस काल से हमको लिखित जानकारी तो मिला और उस जानकारी को हम पढ़ने में सक्षम भी हो गए, उसे हम लोग क्या कहते हैं? ऐतिहासिक काल कहते हैं। ऐतिहासिक काल। जैसे वैदिक सभ्यता के आगे काल को हम लोग क्या कहते हैं? ऐतिहासिक काल कहते हैं। कल हम लोग ऐतिहासिक काल में विस्तार से पढ़े थे, वो वीडियो आप लोग जरूर देखिए। ठीक, आगे हम लोग पढ़ेंगे। फिर काल के हिसाब से इस प्राग ऐतिहासिक काल को पुनः तीन भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया? तीन भागों में। पहला है पूरा पाषाण काल। क्या? पूरा पाषाण काल। दूसरा क्या है? मध्य पाषाण काल। क्या? मध्य पाषाण काल। और तीसरा क्या है? नवपाषाण काल। नवपाषाण काल। पूरा पाषाण काल कब से कब तक माना जाता है? 25 लाख ईस्वी पूर्व से 8000 ईस्वी पूर्व तक के काल को हम लोग क्या कहते हैं? पूरा पाषाण काल कहते हैं। आगे मध्य पाषाण काल। तो 8000 ईस्वी पूर्व से 4000 ईस्वी पूर्व तक के काल को, 8000 ईस्वी पूर्व से लेकर 4000 ईस्वी पूर्व तक के काल को हम लोग क्या कहते हैं? मध्य पाषाण काल कहते हैं। आगे नवपाषाण काल। तो 4000 ईस्वी पूर्व से लेकर के 2500 ईस्वी पूर्व तक के काल को क्या कहते हैं? नवपाषाण काल कहते हैं। बहुत सारी किताबों में अलग अलग दिया गया है के लिए, इसके लिए आप लोग परेशान नहीं होंगे। ठीक, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है काल। ठीक, तो नवपाषाण काल कब से कब तक है? 4000 ईस्वी पूर्व से लेकर 2500 ईस्वी पूर्व तक का काल को क्या कहते हैं? हम लोग नवपाषाण काल कहते हैं। आगे हम लोग पूरा पाषाण काल को फिर तीन काल बांटे। पहला है निम्न पूरा पाषाण काल, दूसरा क्या है? मध्य पूरा पाषाण काल और तीसरा क्या है? उच्च पूरा पाषाण काल। अब समझेंगे इन कालों में क्या क्या खोज हुए, क्या क्या हमको जानकारी मिला, क्या क्या साक्ष्य मिला। ठीक, चलिए, तो निम्न पूरा पाषाण काल में ही मानवों ने आग की खोज की थी। क्या खोज की थी? आग की। पूछा जाता है कि मानवों ने आग की खोज कब की थी? तो कब की थी? निम्न पूरा पाषाण काल में। कब की थी? निम्न पूरा पाषाण काल में। और निम्न पूरा पाषाण काल में ही मानवों ने आग की खोज की। कुल्हाड़ी, बिदाड़ी, खंडक, पेबुल। ठीक, खंडक, पेबुल जैसे औजारों का भी क्या खोज किया। कुल्हाड़ी खोज की, बिदाड़ी, ये पत्थर सब होते थे। किसे होते थे? पत्थर के। खंडक, पेबुल तब जानवरों को मारने के लिए। ठीक, जानवरों को मारने के लिए ये सब बनाते थे। कुल्हाड़ी बनाते थे, पत्थर कुल्हाड़ी बनाते थे, बिदाड़ी बनाते थे, खंडक बनाते थे, पेबुल बनाते थे। ये सब औजार बनाते थे। कौन थे? प्राचीन काल के मानव। आगे
कैसे इन सब के बारे में जानकारी प्राप्त हुई, प्राग ऐतिहासिक काल के बारे में या प्राचीन काल के बारे में कैसे जानकारी हमको प्राप्त होती है, कैसे हम लोग जान सकते हैं। तो कार्बन डेटिंग द्वारा, कार्बन डेटिंग एक प्रणाली होती है, उसके द्वारा हम लोग पता लगा सकते हैं। किसके द्वारा? अवशेष या हड्डियों के द्वारा ही कार्बन डेटिंग प्रणाली से हम लोग पता कर सकते हैं कि कौन से काल का कौन सा आदमी है। कार्बन डेटिंग प्रणाली द्वारा हम लोग प्राचीन सभ्यताओं के बारे में जानकारी हमको प्राप्त होती है। ठीक, आगे तो प्राग ऐतिहासिक काल के बारे में साक्ष्य स्थल कहाँ है? कश्मीर, उपरी इलाका कश्मीर। उसके बाद भीमबेटका गुफा, भीमबेटका गुफा से हमको किस काल के बारे में जानकारी मिलती है? प्राग ऐतिहासिक काल के बारे में जानकारी मिलती है। आगे मिर्जापुर, क्या? मिर्जापुर। ठीक, यहाँ से हमको क्या मिले? प्राग ऐतिहासिक काल के साक्ष्य मिले। कहाँ से? कश्मीर से, भीमबेटका से और मिर्जापुर से। इन जगहों से हमको प्राग ऐतिहासिक काल के बारे में साक्ष्य मिले हुए हैं। आगे हम लोग आते हैं मध्यपुरा पाषाण काल। तो मध्यपुरा पाषाण काल से ज्यादा गतिविधियों का साक्ष्य मिला नहीं है हमको, ज्यादा गतिविधियों का साक्ष्य हमको नहीं मिला है। ठीक, आगे उच्चपुरा पाषाण काल। तो उच्चपुरा पाषाण काल में आदमी ने दीपक का उपयोग किया। देखिए, आग की खोज हुई थी नव पाषाण काल में, यहाँ पर आदमी दीपक का उपयोग किया। ठीक, यहाँ पर पूछा जाता है कि आदमी ने दीपक का उपयोग सबसे पहले किस काल में किया था? तो उच्चपुरा पाषाण काल में, उच्चपुरा पाषाण काल में। आगे युद्ध एवं नृत्य की गतिविधियों का साक्ष्य मिला। कहाँ से? उच्चपुरा पाषाण काल से। तो उच्चपुरा पाषाण काल से युद्ध एवं नृत्य की गतिविधियों का साक्ष्य मिला हुआ है। आगे बेलन घाटी के लोहदा नाले से, बेलन घाटी के लोहदा नाले से मातृ देवी की मूर्ति मिली है। उच्चपुरा पाषाण काल में बेलन घाटी के लोहदा नाले से मातृ देवी की मूर्ति साक्ष्य मिला हुआ है। एक देवी पाई गई, मातृ देवी। ठीक, साक्ष्य मिला कहां से? उच्चपुरा पाषाण काल से। आगे यांत्रिक लीवर प्रणाली का प्रयोग किया। यहाँ पर मानो ने क्या? यांत्रिक लीवर, जो भी जानवर मारते थे, कोई भी जानवर को जंगल में मार देते थे तो उसको ले आना, उसका भार ज्यादा होगा, उसको ले आने के लिए ये लोग पत्थर के क्या पहिए द्वारा, पत्थर का पहिया लगा कर उसमें क्या लगा देते थे? गाड़ी लगा देते थे या कोई डंडा लगा देते थे, उसको पत्थर पहिया बना करके उसको उस पर जानवर रख लेते थे और उसको अपने घर पर लेकर आते थे। वही क्या होता था? यांत्रिक लीवर प्रणाली से कहते हैं। आगे एमपी के सिंधी जिले के बागौर से पूजा का साक्ष्य मिला है। एमपी में मध्य प्रदेश, क्या? मध्य प्रदेश के सिंधी जिले, वहां जिला सिंध है, क्या? सिंधी जिले, सिंधी जिले के बागौर नामक स्थान से हमको पूजा का साक्ष्य मिला हुआ है, पूजा का साक्ष्य मिला हुआ है उच्चपुरा पाषाण काल से। आगे चित्रकारी का साक्ष्य किस काल से मिला हुआ है? तो उच्चपुरा पाषाण काल से चित्रकारी का साक्ष्य। ठीक, तो क्या क्या मिले? दीपक का खोज हुआ, दीपक का उपयोग हुआ, युद्ध एवं नृत्य की गतिविधियों का साक्ष्य मिला, बेलन घाटी के लोहदा नाले से माता देवी की मूर्ति मिली, यांत्रिक लीवर प्रणाली का प्रयोग हुआ और एमपी के सिंधी जिले के बागौर नामक स्थान से हमको क्या मिला? पूजा का साक्ष्य मिला। ये सब कहां से मिले? उच्चपुरा पाषाण काल से। आगे हम लोग आते हैं कहां पर? हम लोग पढ़ते हैं कि मध्य पाषाण काल। तो मध्य पाषाण काल, यहाँ पर आदमी पूरा पाषाण काल में आदमी जंगल में जो भी पशु रहते थे, जो भी जानवर रहते थे, उनको बस मारता था, मार कर खा जाता था। लेकिन मध्य पाषाण काल में आदमियों ने, उनके अंदर थोड़ा क्या हुआ? उनके विकास और डेवलपमेंट हुआ, उनकी बुद्धि आई, तो उन्होंने जो जानवर लोग मार रहे थे उन जानवरों को मारना बंद कर दिया, उनको पालना शुरू कर दिया। क्या शुरू कर दिया? उनको पालना शुरू कर दिया। तो यहीं से मिलता है हमको पशुपालन का साक्ष्य मिलता है। क्या मिलता है? पशुपालन का साक्ष्य। पूछा जाता है कि आदमियों ने अपना पहला पशु किसे बनाया था? किसे बनाया था? कुत्ता को। किसको? कुत्ता को, पालतू पशु। आदमियों ने अपना पहला पशु किसे बनाया था? कुत्ता को, पहला पालतू पशु था। ठीक, तो पशुपालन का साक्ष्य कहां से मिलता है? मध्य पाषाण काल से। एमपी के आदमगढ़ से और राजस्थान के बागौर से, एमपी के आदमगढ़ से और राजस्थान के बागौर से मध्य पाषाण काल का साक्ष्य मिला हुआ है। आगे प्रतापगढ़ के सराय नाहर और मल्हार से, प्रतापगढ़ में का स्थान है पट्टी क्षेत्र, क्या? पट्टी, तहसील पट्टी है, वहां से प्रतापगढ़ के सराय नाहर, वहां पर क्या हो रहा था? नहर का निर्माण किया जा रहा था। पट्टी क्षेत्र में नहर का खुदाई हो रहा था, तो वहां नहर की खुदाई हो रही थी, तो वहां पर खुदाई के दौरान वहां से क्या मिले? वहां से कुछ गर्तावास के साक्ष्य मिले। क्या मिले? कुछ साक्ष्य मिले, वहां पर बहुत सारे साक्ष्य मिले। ठीक, तो पूछा जाता है कि प्रतापगढ़ के सराय नाहर और मल्हार से गर्तावास क्या मिले थे? साक्ष्य मिले थे। किस काल के? मध्य पाषाण काल के। ठीक,
आगे हम लोग आते हैं नवपाषाण काल। क्या आते हैं? नवपाषाण काल आते हैं। ठीक, क्या आते हैं? नवपाषाण काल आते हैं। तो नवपाषाण काल में आदमियों ने आग का व्यापक उपयोग करना शुरू कर दिया। पूछा जाता है कि आदमियों ने आग का उपयोग कब करना शुरू कर दिया? नवपाषाण काल में। आदमियों ने आग की खोज कब की थी? आग की खोज कब की थी? नवपाषाण काल में। ठीक, तो आदमियों ने आग की खोज कब की थी? मानव ने आग की खोज कब की थी? नवपाषाण काल में। आगे कृषि का कार्य, मानव ने कृषि का कार्य भी इसी काल में प्रारंभ किया। पूछा था कृषि का कार्य मानव ने किस काल में प्रारंभ किया? नवपाषाण काल में। किसमें? नवपाषाण काल में। और आदमी इस काल में भोजन का पैदावार करने लगा, कृषि का पैदावार करने लगा, उसको इकट्ठा भी करने लगा, स्टोर भी करने लगा, अर्थात भोजन का संग्रह भी बन गया। उसको मिट्टी से बने बर्तनों में या मिट्टी से बने पात्रों में करता था, स्टोर भी करने लगा, इकट्ठा भी करने लगा। लेकिन होता क्या था, वो लोग जो मिट्टी से बने बर्तनों में इकट्ठे करते भोजन को, जब बरसात होती थी वो सब क्या होता? सारा सड़ जाता था। सारा भोजन ही, सारा संग्रह चीज क्या होता था? सड़ जाता था। फिर उन्होंने आगे नया डेवलपमेंट आविष्कार की खोज की है। ठीक, तो यहाँ पर किया गया है कृषि का कार्य प्रारंभ किया। किस काल में? नवपाषाण काल में। और इस काल में मानव भोजन संग्राहक व उत्पादक बन गया। क्या बन गया? उत्पादक भी बन गया। आगे पहिए का आविष्कार हुआ। पूछा जाता है कि मानव ने पहिए का आविष्कार कब किया था? तो नवपाषाण काल में पहिए का आविष्कार किया गया। आगे मालिक के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य कहाँ से मिला था? बुर्ज होम कश्मीर से। नवपाषाण काल में ही मालिक के साथ, जब मालिक मरता था तो उसके साथ कुत्ते को भी दफना दिया जाता था। ये साक्ष्य मिला हुआ है कहाँ से? बुर्ज होम कश्मीर से मिला हुआ है। कहाँ से? कश्मीर के बुर्ज होम से मिला हुआ है। आगे बिहार के चिराद से हड्डी का साक्ष्य मिला हुआ है। बिहार के चिराद से हड्डी के साक्ष्य क्या मिला हुआ है? बिहार के चिराद से हड्डी का साक्ष्य मिला हुआ है। किस काल का? नवपाषाण काल का। आगे कृषि का साक्ष्य, तो कृषि का साक्ष्य कहाँ से मिला हुआ है? मेहरगढ़ पाकिस्तान के। अभी भारत का इलाका नहीं है, अभी भारत का नहीं है, शहर नहीं, कहाँ का? पाकिस्तान का। क्या है? पाकिस्तान का है। तो मेहरगढ़ का कौन? कृषि का साक्ष्य। तो कृषि का साक्ष्य कहाँ से मिला हुआ है? मेहरगढ़ पाकिस्तान से। कहाँ से मिला? मेहरगढ़ पाकिस्तान से। आगे विश्व में कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलता है? विश्व में कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य मिलता है वो फिलीपींस से मिलता है। कहाँ से मिलता है? फिलीपींस से मिलता है। ऐसा प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है कि विश्व में कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिला हुआ है? फिलीपींस देश से मिला हुआ है। आगे इलाहाबाद के कोर्डियों से हमको धान का साक्ष्य मिला हुआ है। कहाँ से मिला हुआ है? इलाहाबाद में कोर्डियों नामक स्थान है, वहां से हमको क्या मिला हुआ है? वहां से हमको नवपाषाण काल के बारे में धान का साक्ष्य मिला हुआ है। इलाहाबाद के कोर्डियों से क्या मिला हुआ है? धान का साक्ष्य मिला हुआ है। आगे हम लोग पढ़े, कुछ मेन पॉइंट पढ़ेंगे। ठीक, रॉबर्ट ब्रूसफुट को, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, रॉबर्ट ब्रूसफुट को प्राग ऐतिहासिक काल का जनक कहा जाता है। किस काल का? प्राग ऐतिहासिक काल का। पूछा जाता है कि प्राग ऐतिहासिक काल का जनक किसे कहा जाता है? तो रॉबर्ट ब्रूसफुट को प्राग ऐतिहासिक काल का जनक कहा जाता है। आगे अलेक्जेंडर कनिंघम को पुरातत्व का जनक कहा जाता है। किसको? पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम को पुरातत्व विज्ञान का जनक कहा जाता है। आगे गार्डन चाइल्ड महोदय ने नवपाषाण काल को नव युग की या नव क्रांति की संज्ञा दी थी। आगे हम लोग पढ़ेंगे क्या? आद्य ऐतिहासिक काल। क्या पढ़ेंगे? आद्य ऐतिहासिक काल। तो आद्य ऐतिहासिक काल को दो भागों में बांटा गया है। पहला क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता। क्या? सिंधु घाटी सभ्यता। दूसरा क्या है? वैदिक सभ्यता। तो सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हम लोग आगे विस्तार से पढ़ेंगे। ठीक, तो सिंधु घाटी सभ्यता जैसे मिस्र की सभ्यता विकास कहाँ हुआ? चीन की सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, मतलब पहले के समय में प्राचीन काल में जो मानव होते थे, जहाँ नदियां होती थी वो लोग वहीं पर क्या होते थे? बस जाते थे। तो मिस्र नदी के किनारे क्या हुआ? मिस्र की सभ्यता का विकास हुआ। आगे चीन की सभ्यता, यहाँ क्या था? वहां नदी। क्या था? वहां नदी किसका विकास हुआ था? चीन की सभ्यता का। आगे हम लोग पढ़ेंगे हड़प्पा सभ्यता, मोहनजोदड़ो सभ्यता, मेसोपोटामिक सभ्यता, सब हम लोग आगे विस्तार से पढ़ेंगे।
आइए हम लोग पढ़ेंगे वैदिक सभ्यता। क्या वैदिक सभ्यता? तो 1500 ईस्वी पूर्व से लेकर के 600 ईस्वी पूर्व तक के काल को हम लोग क्या कहते हैं? वैदिक सभ्यता। 1500 ईस्वी पूर्व से लेकर के 600 ईस्वी पूर्व तक के काल को हम लोग क्या कहते हैं? वैदिक सभ्यता कहते हैं। तो वैदिक सभ्यता को भी इतिहासकार लोगों ने दो भागों में बांटा गया। दो भागों में बांटा। पहला ऋग्वैदिक काल, दूसरा उत्तर वैदिक काल। तो ऋग्वैदिक काल कब से कब तक था? तो 1500 ईस्वी पूर्व से लेकर के 1000 ईस्वी पूर्व तक, 1000 ईस्वी पूर्व तक क्या था? ऋग्वैदिक काल था। आगे उत्तर वैदिक काल 1000 ईस्वी पूर्व से लेकर के 600 ईस्वी पूर्व तक क्या था? उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल क्या है? ऋग्वैदिक काल में हमको 4 वेद के बारे में जानकारी मिलती है। पहला क्या था? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। वेद का अर्थ क्या होता है? वेद का अर्थ होता है ज्ञान, नॉलेज। क्या होता है? नॉलेज। ठीक। तो ऋग्वेद क्या था? ये सबसे प्राचीन वेद था। सबसे पुराना वेद कौन था? ऋग्वेद था। क्या था? पुराना वेद ऋग्वेद था। ऋग्वेद में 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,462 क्या थी? ऋचाएं थी। ऋग्वेद में ही 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,462 क्या थी? ऋचाएं थी। और गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद में किया गया है। किस वेद में? गायत्री में पूछा जाता है, गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में किया गया है? जो हम लोग पढ़ते हैं गायत्री मंत्र, ओम भूर्भुवः स्वः। ठीक। तो किस वेद में है? ऋग्वेद में। किसमें? ऋग्वेद के 3रे मंडल में। और किसने लिखा था इसको? विश्वामित्र ने। किसने लिखा था? गायत्री मंत्र को किसने लिखा था? विश्वामित्र ने। किसने? विश्वामित्र ने। आगे 9वें मंडल में सोम देवता का उल्लेख किया गया है। ऋग्वेद के 9वें मंडल में सोम देवता का उल्लेख किया गया है। आगे 10वें मंडल में 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र का किया गया? वर्णन किया गया है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र का क्या किया गया? विस्तार से वर्णन किया गया है। आगे 10वें मंडल में, ऋग्वेद के 10वें मंडल में 10 राजयुद्ध का वर्णन किया गया है, जो पुरुषणी या रावी नदी की तरफ पर लड़ा गया था। जो 10 राजयुद्ध था वो रावी या पुरुषणी नदी के किनारे लड़ा गया था। किसके बीच? सुदास और 10 जनों के बीच। सुदास और 10 जनों के बीच। सुदास के ओर से कौन थे? वशिष्ठ, गुरु वशिष्ठ। और 10 जनों के बीच कौन थे? विश्वामित्र। कौन थे? वशिष्ठ। इनके तरफ से वशिष्ठ, इनकी तरफ कौन थे? विश्वामित्र। आगे ऋग्वेद में इंद्र का 250 बार, अग्नि का 200 बार और गाय का 176 बार उल्लेख मिलता है। पूछा जाता है कि ऋग्वेद में इंद्र का कितनी बार उल्लेख किया गया है? तो 250 बार। और अग्नि का 200 बार और गाय का 176 बार। और ऋग्वेद में ठीक। आगे हम पढ़ेंगे सबसे प्राचीन वेद। भारत का सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। कौन सा? ऋग्वेद है। और गाय को अघन्या बताया गया है। ऋग्वेद में गाय को अघन्या बताया गया है। क्यों? क्योंकि गाय क्या है? एक ईश्वरीय प्रदत्त पशु है। ठीक। उसमें क्या होते हैं? उसके प्रत्येक अंग में क्या? देवता वास करते हैं। इसलिए उसको क्या बताया गया है? गाय को अघन्या पशु बताया गया। उसको अर्थात प्रताड़ित या मारना उड़ना नहीं चाहिए। आगे सोम यज्ञ का वर्णन सर्वाधिक बार किसमें किया गया? ऋग्वेद में किया गया। सोम यज्ञ जो देवता होते थे वो लोग सोम यज्ञ करते थे, उसका उल्लेख कहाँ किया गया? ऋग्वेद में किया गया है। आगे हम लोग पढ़ेंगे यजुर्वेद। ये क्या होता है? तो जो ऐसा कौन सा वेद है जो गद्य और पद्य, प्रोज और पोएट्री दोनों लिखा गया है? वो है यजुर्वेद। ऐसा कौन सा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों लिखा गया है? यजुर्वेद। ठीक। पूजा एवं बलि के समय मंत्रों को उल्लेख किस वेद में किया गया है? यजुर्वेद में। पूजा एवं बलि के समय जो मंत्र पढ़ा जाता है, पूजा के समय जो मंत्र पढ़ा जाता है या पशु बलि के समय जो मंत्र पढ़ा जाता है, उसका उल्लेख किस वेद में? यजुर्वेद में है। यज्ञ करने की विधि निर्माण किस तरीके से यज्ञ किया जाता है? क्या किया जाता है? यज्ञ किया जाता है, अनुष्ठान किया जाता है, तो उसके बारे में उल्लेख है। मंत्र किस में है? यजुर्वेद में है। ठीक। आगे लोहे का सर्वाधिक बार उल्लेख कहाँ पर मिलता है? लोहे का सर्वाधिक बार उल्लेख यजुर्वेद में मिलता है। आगे इसका अंतिम भाग, यजुर्वेद का अंतिम भाग कहता है उपनिषद। क्या होता है? उपनिषद कहलाता है। आगे हम लोग पढ़ेंगे सामवेद। क्या पढ़ेंगे? सामवेद। तो इसमें 1519 ऋचाएं। कितने ऋचाएं हैं? 1519 ऋचाएं। ऋचाएं में से दोहे हम कह सकते हैं। ठीक। इसमें क्या है? 1519 ऋचाएं हैं। भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। पूछा गया है किस वेद को भारतीय संगीत का जनक कहते हैं? तो किसको? सामवेद को।
ठीक, आगे ऋचाओं का संग्रह इसे कहते क्या कहते हैं, ऋचाओं का संग्रह। गीता में श्री कृष्ण ने स्वयं को सामवेद कहा है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं को, अपने आप को क्या कहा है, सामवेद कहा है। क्या कहा है, सामवेद कहे हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप क्या करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लाइक करिए। ठीक, आगे है था हम लोग पढ़ेंगे अथर्ववेद। क्या पढ़ेंगे, अथर्ववेद। इसमें जादू, टोना, साप निवारण, वशीकरण को उल्लेख किया गया है। किसी को कैसे टोना करना है, टोना मार देना, ये भी खतरनाक बीमारी है। ठीक, साफ करना है, किसी को साफ देना है, वशीकरण, वश अपने वश में कर लेना है। ठीक, साधु महात्मा अपने वश में कर लेते हैं। तो इन सब के बारे में उल्लेख कहाँ किया गया, अथर्ववेद में। किसमें किया गया है, अथर्ववेद में किया गया है। अथर्ववेद किसने किया था, अथर्वा ऋषि ने। अथर्ववेद किसने किया था, अथर्वा ऋषि द्वारा किया गया था। सबसे बाद का वेद, सबसे प्राचीन वेद कौन सा, ऋग्वेद, और सबसे बाद का वेद कौन सा है, वेद कौन सा है, अथर्ववेद। कौन सा है, अथर्ववेद। अथर्ववेद में ही राजा परीक्षित का उल्लेख मिलता है। जब हम लोग कथा सुनते हैं या जो कोई ऋषि महात्मा कथा सुनाते हैं, उसमें किस